Good evening, ma'am. Good afternoon, ma'am. Hello, ma'am. I'm audible to you? Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Am I audible? मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आवाज में। मुझे आप लोगों की आवाज Okay. There are only 3 participants as of now. 1 मिनट हम लोग और वेट कर लेते हैं, कुछ और पार्टिसिपेंट्स भी आ जाते हैं तो अच्छा है।
मैं स्टार्ट करूँ? आप लोग या क्या सजेस्ट करते हो आप लोग? और लोगों का वेट करना चाहिए हमको अभी? अभी तो बहुत ही कम है, सिर्फ 3 ही है। हाँ जी, 2 लोग और आ गए, साक्षी एंड दिनेश भी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी 1 मिनट और वेट करते हैं। एक्चुअली मीटिंग ओवर हो जाती है और हम लोग का टॉपिक पूरा नहीं हो पाता, वो काफ़ी स्लो चल रहे हैं, हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा अदरवाइज। कल हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए थे कंप्लीट, राइट? फंडामेंटल ड्यूटीज से हमको आज स्टार्ट करना है। हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स कवर करने के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या हो जाती हैं, ये हमें देखना है। ऑटोमेटिकली ज्वाइन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स एवरी टाइम। There are only 5 people. आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो हमने कल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज, इट्स अ बिग लीगल लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री व्हिच इज टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। और इसकी वजह से हर सिटीजन ऑफ इंडिया को ये एम्पावरमेंट मिलता है, या इट एम्पावर्स एवरीवन that we can enjoy our rights. At the same time, we have to fulfill our duties towards the country also. There are 5 more people who are joining us. Okay. So fundamental duties में हमारी पहली ड्यूटी बनती है that we have to respect our constitution, means इसमें जो भी law है, जो भी sections whatever is given to be followed and implemented, वो हम सभी को फॉलो करना है। एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंटेंट है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इज रिटन, वी हैव टू फॉलो इट। एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम आल्सो। नेशनल एंथम इज जन गण मन एंड नेशनल फ्लैग इज अ ट्राई कलर फ्लैग, जो हमारा झंडा है तिरंगा, उसकी रिस्पेक्ट हमको करनी है। एंड देन ये विदिन है, हमारे विदिन है, ये बाय बर्थ हमारे अंदर ये होता है कि हमें इस तरीके से स्कूल्स कॉलेजेस में एजुकेशन ऐसा दिया जाता है दैट वी रिस्पेक्ट इट, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी बनती है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर व्हाट वी एक्चुअली हैव टू डू। ड्यूटी होता है कि हम इंजॉय नहीं करते ड्यूटी को, हम ड्यूटी को फॉलो करते हैं और उसको पूरा करते हैं, अपनी ड्यूटीज को हम पूरा करते हैं, राइट्स को हम एंजॉय करते हैं। ठीक है। Second is to uprise and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. मतलब एक ये आइडियल्स जो हमारे हैं, जो हमारे आइडियल्स, वो सारे लोग जो उस टाइम पर जिन्होंने स्ट्रगल किया, जिन्होंने फाइट किया फ्रीडम के लिए,
और फाइनली 1947 में हमको फ्रीडम मिला, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं था कि एक दिन में नहीं हुआ। जिस दिन फ्रीडम फाइनली 100% हमको मिला वो हम एज अ फ्रीडम डे सेलिब्रेट तो करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट तो करते हैं, बट वो काम एक दिन का नहीं था। इट टुक ईयर्स एंड ईयर्स, लाइक कई साल उसमें लगे। पहले से ही, बहुत पहले से ही स्ट्रगल हो रहा था। कुछ लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं, कुछ लोगों ने अपना बहुत कुछ मतलब लॉस पर था उनका। उसके बाद ये सब कुछ हमको मिला है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड एवरीथिंग इन 1947। तो हमें वो सब चीज़ों को का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, उन आइडियल्स को हमें फॉलो करना चाहिए कि फ्यूचर में अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो वी आर ऑल्सो रेडी फॉर दैट लेवल ऑफ स्ट्रगल, फॉर दैट काइंड ऑफ स्ट्रगल फॉर आवर फ्रीडम। कि अभी फ्रीडम तो हमको मिल तो गई है फ्रीडम, बट ये आगे बरकरार भी रही है, इंडिपेंडेंस बरकरार भी रहे, सो दैट अब कोई और आके एक और बड़ी अथॉरिटी हमारे ऊपर आकर दोबारा से राज नहीं करने लग जाए। वी हैव टू मेंटेन दिस इंडिपेंडेंस। ये अब हमारी ड्यूटी बनती है, ठीक है। थर्ड इज टू सस्टेन एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, of our country. Unity and integrity का मतलब ये है, इंटेग्रिटी कि हम लॉयल ऑनेस्ट अपनी कंट्री के लिए रहें, हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करें जिसकी वजह से देश को नुकसान हो। यूनिटी मतलब एकता, हम सब में हर तरीके से बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, यानी कि हमारे यहाँ पर हर रिलीजन के लोग हैं, हर लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, क्रीड के लोग हैं, कलर के लोग हैं, लेकिन फिर भी सब में यूनिटी है। एवरीबडी इज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज इंडियन, हर कोई इंडियन है। तो वो यूनिटी को हमें ऐसे ही आगे सस्टेन भी करना है, प्रोटेक्ट करना है, इसको बचाना भी है, मतलब इसको इसी तरीके से फॉलो करना है। और इंटेग्रिटी का मतलब है कि हम लॉयल ऑनेस्ट अपनी कंट्री के लिए रहें। ऐसा नहीं हो कि हमारे देश के लिए जो दूसरे देश हमारे दुश्मन हैं हम उनका साथ देने लग जाएं किसी भी चीज़ में। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने देश के लिए और जो भी हम काम कर रहे हैं वो ऐसे हों कि हम अपने देश के लिए एटलीस्ट लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारी कंट्री को नुकसान हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग जाके जो एनिमी है, सपोज पाकिस्तान इज द एनिमी और एनी अदर एनिमी ऑफ कंट्री, उसके साथ जाकर उसको सपोर्ट करने लग जाए। ये हमारी ड्यूटी बनती है, पहली ड्यूटी बनती है कि हम ये सब नहीं करें और हम कंट्री का साथ दें, क्योंकि कंट्री ने हमें इतने सारे राइट्स एंड एवरीथिंग दिए हुए हैं और हम सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाम पर इतना कुछ अपनी कंट्री से लेते भी हैं। तो जब हमें इतना कुछ हमारी कंट्री से मिल रहा है तो हमें ये सब तो करना ही है, लॉयल ऑनेस्ट तो रहना ही है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अच्छा, अभी क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो लॉ है ना, अभी हम क्या समझते हैं कि आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्मी नेवी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें बचाना, देश को बचाना, दूसरे देश के में से कोई ख़तरा अगर आ रहा है तो उससे बचाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सिर्फ उन्हीं की नहीं है, उनका तो है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का ही है, लेकिन खुदा ना खास्ता या फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाता है, गॉड फॉरबिड, कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारी आर्मी इज़ नॉट सफिशिएंट, सपोज ऑल्दो इंडिया के पास बहुत बड़ी आर्मी है और वो सेल्फ सफिशिएंट है, बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि दे आर नॉट सफिशिएंट एनफ टू सेफगार्ड, तो we will also, as a citizen of India, country or our government can ask us also or ask anybody to render our service. Render our service means कि हमारी सर्विस के लिए भी वो हमें कभी भी, मतलब देश के फायदे के लिए किसी भी इंडियन को कभी भी गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि आपको देश की को आपकी ज़रूरत है, तो आपको अपने लिए मे बी लड़ना भी पड़ेगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एमरजेंसी ऐसा डिक्लेयर हो जाता है, तो वी विल हैव टू डू दैट ऑल्सो एंड वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर इट। Next is to promote coordination and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, मतलब ये जो भी कुछ है religious, अगर कोई भी अलग religions के लोग हैं, linguistic languages अलग अलग हैं, region मतलब areas अलग अलग state से हैं या section से हैं किसी भी, तो उन सब की प्रैक्टिसेस को हम एक तरीके से प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं कि जो हम फॉलो कर रहे हैं सिर्फ वही सब कुछ हो, मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा, हमारे बीच में वो सब भाईचारा भी होना चाहिए। हमें एक दूसरे की हर चीज के लिए रिस्पेक्ट करना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। इट्स नॉट दैट कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं सिर्फ हिंदू रिलीजन को प्रमोट करूंगी, या मैं मुस्लिम हूँ तो सिर्फ मुस्लिम रिलीजन को बोलूंगी कि ये सारी जो भी मुस्लिम लोग करते हैं सिर्फ वही अच्छा है। ऐसा नहीं है, वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स आल्सो, और at the end of the day we all are brothers and sisters to each other.
प्लेज किसी को पता होगा, प्लेज की फर्स्ट लाइन ये होती है ना, इंडिया इज माय कंट्री एंड वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मतलब जरूरत के टाइम पे हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा रखना है, कि हमारी ड्यूटी है। एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन वी हैव टू एक्चुअली रिस्पेक्ट इन एवरी वे, ऑल द genders, not only women but men also, every gender we should be respecting. To value and preserve the rich heritage of our composite culture, जो हमारा कल्चर है, हमारा इतना रिच कल्चर है, उसको हमें वैल्यू करना है। अगर हम ही नहीं करेंगे अपने देश के कल्चर को वैल्यू, तो दूसरी और कोई कंट्री तो नहीं करने आएगा। कहते हैं ना कि अपने आप को पहले हमें खुद रिकॉग्नाइज करना है और अपनी वैल्यू हमें खुद बनानी है और खुद अपने आप को वैल्यू करना है, तभी हमें दूसरे लोग वैल्यू करेंगे। सो इट इज द सेम कि हमारा रिच कल्चर तो है, इतने साल पुराना कल्चर है, बट वो अगर हम भी नहीं फॉलो करेंगे, वैल्यू करेंगे, कोई और नहीं वैल्यू करने वाला है। फिर to protect and improve the natural environments including forests, lakes, rivers. जैसे आपको पता होगा, टेक्निकल जो लोग हैं, कुछ ये जिन जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग, हम लोग जो ये नेचर साइकिल पढ़ी है, लाइफ साइकिल पढ़ी है, ये एक तरीके से प्रॉपर लाइफ साइकिल फॉलो तब होती है जब हम जो नेचुरल जो हमारे नेचर है, अगर हम उसको उस तरीके से चलने देंगे। अगर हम कुछ भी डिस्टर्ब करते हैं नेचर में, तो उसका इम्पैक्ट हम लाइफ साइकिल पे आता है, क्योंकि हर चीज डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। नेचर इस तरीके से बना हुआ है कि हर चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि हम फॉरेस्ट, लेक्स, पानी जो भी है, वाइल्ड लाइफ, जानवर, ये सब चीजों को हम इतना हार्म नहीं करेंगे, इस तरीके से हार्म नहीं करेंगे कि लाइफ साइकिल ही हमारी हार्म हो जाए, या वो प्रॉपर मतलब जो नेचुरल एनवायरमेंट्स हैं वो हमारे अपने ही हैं और हम उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते इस तरह से। ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स, हर कोई लिविंग क्रिएचर होता है, सिर्फ हम लोग इंसान ही लोग लिविंग क्रिएचर्स नहीं है, वाइल्ड लाइफ जो है वो भी लिविंग क्रिएचर है। एंड फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, ये सब जो है कंस्टिट्यूट करते हैं एक नेचुरल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में। फॉरेस्ट किसी ने बनाई तो नहीं है, नदियाँ, समुद्र, ये सब चीजें जो नेचर ने बनाया है, ये इन चीजों को अगर हम डिस्ट्रॉय करते रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ साइकिल भी खराब होगी। और हमारी कंट्री की ये एसेट्स हैं, हमारे कंट्री के लिए फॉरेस्ट एसेट है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है या व्हाटएवर, ये हमारी ही ह्यूमन लाइफ को ही मतलब एक फायदा कर रहा है। और अगर हम इस चीज को भी डिस्ट्रॉय करेंगे तो देन इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू हार्म अस ओनली। फ्यूचर में हो सकता है 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद इतना फ्रेश ऑक्सीजन रहे ही नहीं, जैसे आज जिस ऑक्सीजन में हम आज जी रहे हैं, 50 साल पहले इससे प्योर ऑक्सीजन हुआ करता था। आज बहुत पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है। वो किस लिए? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो गया या इतना कुछ हो गया, हम अपनी ड्यूटीज प्रॉपर तरीके से नहीं फॉलो कर रहे हैं जैसे कि होनी चाहिए अपने देश के टुवर्ड्स, नहीं कर रहे हैं, वो सब हो रहा है। अब हो सकता है 50 साल के बाद शायद हमें ये नॉर्मल एयर से ऑक्सीजन भी ना ले पाए, हम ऑक्सीजन के लिए शायद हमको ऑक्सीजन खरीद कर ऑक्सीजन लेना पड़े, हमको सांस लेने के लिए भी प्रॉब्लम हो। तो हमें ये सब ड्यूटी हमारी बनती है कि वी शुड नॉट बी वेस्टिंग वाटर। बोलते हैं ना, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये हमें कोई बताएगा थोड़ी आके, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें पता होना चाहिए कि हम पानी नहीं वेस्ट करना, हमें फूड नहीं वेस्ट करना। कितने लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग खाना वेस्ट कर रहे हैं। So these are all our basic duties to be followed, to be implemented. Next is to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. Reform का मतलब होता है चेंज करना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट्स नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल ये एक डॉक्यूमेंट है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ कि अगर 70 साल पहले एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, 70 साल पहले जिस चीज की जरूरत थी वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये डॉक्यूमेंट बना दिया गया, ये रूल बना दिया गया, ये लॉज बना दिए गए, जुडिशरी, कोर्ट, सरकार, व्हाटएवर जो भी कुछ है सब कुछ बना दिया गया। लेकिन आज के टाइम में शायद वो चीज थोड़ी सी पुरानी होगी और अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ रही है, रिफॉर्म्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिफॉर्म। तो हमें हर चीज में रिफॉर्म करने की जरूरत है, अपने आप को भी चेंज करने की जरूरत है टाइम के हिसाब से। कुछ मार्केट में न्यू स्ट्रेटेजी है, कोई मार्केट में न्यू एक कॉन्सेप्ट आया है, या कोई मार्केट में न्यू सॉफ्टवेयर आया है। सपोज अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज अपना आपकी उससे मैं देखूं कि कंप्यूटर इंजीनियर्स को सपोज कोई एक नए प्लेटफॉर्म पे मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है जिस पे काम करना है। अभी आप लोग अपने 4 इयर्स में सपोज कुछ पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है 5 साल के बाद कुछ और नई रिक्वायरमेंट्स आ जाएं जो कि आप लोगों को पढ़नी चाहिए थी अपने CSE में, लेकिन आप नहीं पढ़ पाए। तो क्या आप उस टाइम लर्न नहीं करोगे क्योंकि आपने इंजीनियरिंग कर लिया? नो, यू विल लर्न दैट ऑल्सो। कुछ नए नए प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं मार्केट में, जैसे अभी मशीन लर्निंग है, कुछ लोग अपनी एक्सपर्टीज जावा में कर लेते हैं, PHP में कर लेते हैं,
इन सब चीजों में कर रहे थे। लेकिन अभी मशीन लर्निंग के ऊपर अगर ज्यादा फोकस हो रहा है मार्केट में, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फोकसिंग ऑन दैट, और आपने वो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा या आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं आता, तो क्या आप लर्न नहीं करोगे? यू विल चेंज योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्म। तो हमारे पास हमें अपने आप को साइंटिफिकली और हर तरीके से ऐसे डेवलप करना है कि हम चेंज हो सके एज पर द टाइम। जो टाइम की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम अपने आप को पॉलिश करें, अपने आप को रिफॉर्म करके we will be forming ourselves a new us so that we are fit for the new environment। जरूरी नहीं है कि नए environment में कुछ और नई चीज आएंगी तो हमने तो नहीं learn करना। Reformation is always necessary, it is our duty to be a polished us, to defend public property and to pure violence। violences नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से हमारा जो राइट टू स्पीच है, हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ पीसफुली करेंगे, हम वायलेंस नहीं करेंगे। जैसे कि अभी वायलेंस हुआ था दिल्ली में, बसेस जला दी या कोई और प्रॉपर्टी जला दी, किसी का घर तोड़ दिया या कहीं पर आग लगा दी, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी इन द सेंस है तो वो गवर्नमेंट की, लेकिन बिलोंग तो हमारे लिए करती है। सरकार ने बसेस अगर चला रखी तो वो हमारे लिए चला रखी है, सरकार तो उसमें नहीं घूम रही ना। सो दैट इज पब्लिक प्रॉपर्टी। जो इन्वेस्ट किया गया है पैसा गवर्नमेंट से, हमारे ही पैसे से किया गया है, टैक्स तो हम ही भर रहे हैं ना। गवर्नमेंट की इनकम क्या है? हमारे पैसे से सरकार ने हमारे ही सुविधा के लिए कुछ अगर चलाया है या कुछ करा है, तो हम लोग उसको वॉयलेंस में डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसको भी रोकेंगे, ये हमारी ड्यूटी बनती है। पहली चीज तो हम नहीं करेंगे, दूसरी चीज अगर कोई इंसान ऐसा कर भी रहा है तो उसको वी विल स्टॉप। Next is to endeavor towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to a higher levels of endeavor and achievements। हमें हर वो एक्टिविटी जिससे कि एक देश एक ऊपर लेवल पर जा रहा है उसको हमें प्रमोट करना है, ना कि हमें उसके बारे में कुछ गलत बातें बोलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में इंडिया हर जगह पे नंबर 1 नहीं है, अगर आप पूरी दुनिया में देखें हमारी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल जब टेनिस के लिए सानिया मिर्जा ने नया स्टार्ट किया था खेलना, तो हर किसी ने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि लड़की है, ऐसा है, वैसा है, इस रिलीजन की है, ऐसे कपड़े पहनती है, बाहर जा रही है, अकेले बाहर जाकर खेल रही है। तो हमें ये सब चीजें क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। हर वो चीज, चाहे वो कोई भी स्फेयर हो लाइफ का, कोई भी फील्ड हो किसी भी चीज का, जिससे कि अगर देश को ऊपर ले जाया जा रहा है, किसी भी एक्टिविटी से देश को ऊपर ले जाया जा रहा है, तो हमें उसको प्रमोट करना है कॉन्स्टेंटली, रादर कि हम उसको डिस्क्रिमिनेट करें चीजों को, और हम उसको मतलब एक्सप्लॉइट करके या उसका डिसएडवांटेज बता के देश को नीचे नहीं लाना है किसी भी चीज में। ये ड्यूटी हमारी ये कहती है कि हमें टुवर्ड्स दी एक्सीलेंस काम करना है। जहां पर हम हैं वहां पर तो हम और अच्छे से काम करेंगे। जो काम हम अभी नहीं भी कर रहे हैं उसको हमें देखना है कि और कैसे बेटर तरीके से हम पहले तो हम कर सकते हैं, और फिर और बेटर तरीके से, रिफाइन तरीके से कैसे कर सकते हैं, सो दैट हम हमेशा राइज ही करें, कंट्री नेशन हमेशा ऊपर ही बढ़े, नीचे नहीं आए किसी भी वजह से, जो कि हम इंडियंस ऑलमोस्ट नहीं कर रहे हैं। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, राइट? So next is the main aim of integrating these duties in the constitution is to remind people that while enjoying their rights, yes, यही मैंने कहा कि सिर्फ हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, मुझे ये एंजॉय करना है, बट हम कभी भी अपनी ड्यूटीज के बारे में बात नहीं करते कि हम एज अ ड्यूटी हम क्या कर रहे हैं। हम बहुत कुछ बोलते हैं, अभी हम जैसे डिस्कशन ही करने लग जाए तो हम आपस में क्या बात करेंगे, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे नहीं करती है गवर्नमेंट, ये नहीं करती है, हमारे लिए कुछ नहीं करा। बट क्या हम कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं? एज फार एज आर ड्यूटीज आर कंसर्न्ड, ऑफ कोर्स हमें राइट्स पूरे एंजॉय करने का राइट तो है, लेकिन जो ड्यूटीज भी मांगी जा रही हैं हमसे, हम वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा अपने राइट्स के लिए बात करते हैं। सो बेस्ट एम मेन एम जो था फोकस करने का या ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डालने का, वो ये था कि लोग सिर्फ अपने राइट्स को ही नहीं समझे, उन्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है दुनिया में या इंडिया में अपनी कंट्री के टूवर्ड्स, उनकी ड्यूटीज क्या क्या है, सो दैट बैलेंस भी रहे और देश आगे भी बढ़े। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर बैठ जाएंगे या किसी एक पर्सन के ऊपर बैठ जाएंगे, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि अगर आप सिर्फ ये सोचें कि काम सिर्फ कॉलेज का है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स से पास करवाना, सो इट इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज। हमें खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि हमें क्या क्या करना है। दूसरी तरफ से तो हेल्प मिलेगी आपको, आपके लेक्चरर्स, आपके टीचर्स, आपका कॉलेज सब आपको सपोर्ट करेंगे, बट एट द सेम टाइम हमें भी अपने लिए कुछ करना है कि वी शुड ऑलवेज बी टेकिंग केयर ऑफ आवर नोट्स। हमें कैसे बेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, हम क्या कर रहे हैं अपने लिए,
दैट इज व्हाट इट इज. सो लास्ट पॉइंट जो इसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में दिख रहा है, मेन एम वो यही है कि ये सारी ड्यूटीज को हमने जो सेग्रीगेट करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया COI में डाला था, वो ये था कि लोगों को हम रिमाइंड करा सके, पीपल ऑफ इंडिया को रिमाइंड करा सके कि तुम सिर्फ राइट्स एंजॉय नहीं करोगे सिटीजन होने के नाते, बल्कि आप ये ड्यूटीज भी आपके जो देश के लिए हैं, आपको ये भी करना है. क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे पास राइट्स हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सारे राइट्स किसी और फॉरेनर के पास नहीं. अगर वो देश में आ जाते हैं, कोई दूसरी कंट्री से कोई दूसरी देश का सिटीजन आता है हमारे देश में, तो उसको ये सारे राइट्स नहीं होंगे जो हमें है. ठीक है, तो उनसे हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे तुम हमारे लिए, उनको कोई ड्यूटीज भी नहीं दे सकते क्योंकि कोई राइट्स भी नहीं है. वो तो एक तरीके से मेहमान है, आएंगे चले जाएंगे. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हमारा, कि इसमें एक चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. दीस प्रिंसिपल्स आर इन नेचर डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट देम टू मेंटेन सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन दी कंट्री. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री में हर सिटीजन के पास वोट करने का राइट है. क्या किसी दूसरे देश से आके कोई पर्सन यहाँ पे वोट कर सकता है? नहीं कर सकता. ये राइट सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के पास ही है, टू वोट टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट थ्रू डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होता है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. मतलब लोगों के लिए ही कर रहे हैं, लोगों से ही हो रहा है और लोग ही कर पा रहे हैं इसको. ठीक है, लोगों के लिए हो रहा है, लोगों से ही हो रहा है, लोगों के लिए कर पा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक बहुत बड़ा इसमें प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बहुत बड़ा चैप्टर है जो पूरा डिफाइन किया गया व्हाट एग्जैक्टली इट इज और क्या प्रोसेस है, कब कब क्या क्या होगा, किस तरीके से पूरा ये प्रोसेस विल टेक प्लेस. It exemplifies important philosophies such as advocate means to livelihood, equal pay for both men and women. मतलब ऐसा होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि मेल को ज्यादा सैलरीज मिल जाती हैं, एट टाइम्स फीमेल्स को नहीं मिलती हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, या किसी पर्टिकुलर फील्ड में वाइस वर्सा भी है. कहीं पर विमेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको हाई पे होता है, बट मेन को नहीं होता सेम काम के लिए. जब काम हम सेम ले रहे हैं तो इक्वल पे तो होना ही चाहिए ना. इक्वल पे फॉर दी सेम वर्क एटलीस्ट. हाँ, अगर मैन कुछ ज्यादा काम कर रहा है तो समझ आता है कि ठीक है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, या कहीं पर अगर वुमेन कोई ज्यादा काम कर रही है, उसका कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से ज्यादा है तो उसको ज्यादा मिल रहा है तो ठीक है. लेकिन जब आप काम सेम दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी सेम होनी चाहिए, तो इक्वल पे होना चाहिए सेम काम के लिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सो एज टू सर्व द कॉमन गुड. वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग नहीं, मैंने कल भी शायद डिस्कशन किया आपके साथ या नहीं, कि मतलब जो जैसे गरीब है हमारे देश में, वो गरीब ज्यादा और गरीब होता जा रहा है, अमीर और गरीब और अमीर होता जा रहा है. तो जो ये गैप है ना बिटवीन दिस, ये भी कम करना चाहिए हमको. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इस तरीके से होना चाहिए कि हर गरीब आदमी को एटलीस्ट वो बेटर बन सके, अपना स्टेटस और बेटर स्टेटस पे आ सके फाइनेंशियली भी एंड एवरी वे. अगर हम सारे लोगों का इनकम लेवल सेम, ऑलमोस्ट सेम होगा मोर और लेस, तो हम लोग इक्वल फील करेंगे. हम लोग वो इस जो भेदभाव एक होता है कि किसी का फ्रेंड एक बहुत रिच है, एक बहुत गरीब है, वो वाली चीज हम सिटीजन्स में से एज अ कंट्री अमंग अस वो खत्म हो जाएगी. वो एक फैक्टर ही नहीं रहेगा. तो वो होना इस तरीके से चाहिए कि ये जो गैप है, अमीर और गरीब वाला जो गैप है, ये कम होना चाहिए. फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्राइमरी एजुकेशन 5th तक को कहते हैं. 5th क्लास तक की जो एजुकेशन है वो प्राइमरी है, तो वो फ्री और कंपल्सरी होनी चाहिए. हालांकि है नहीं, फॉलो भी नहीं हो रहा, हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, बट फिर भी आप देखेंगे कुछ हैं ऐसे जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, या पहले जमाने में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तब 5वीं क्लास तक जो था सरकारी स्कूल्स में एजुकेशन फ्री ही हुआ करती थी. कंपल्सरी था कि आपको पढ़ाना भी है और फ्री पढ़ाना है. राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंस इन ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें इसमें लेना है. तो दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन स्टेटेड अ फंडामेंटल इन दी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट हमने फॉर्म की. पहली चीज तो हमने गवर्नमेंट फॉर्म की, और उस गवर्नमेंट के क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको गवर्न करने के, गवर्नमेंट को गवर्न करने के, सरकार को चलाने के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो इन सब चीजों पे उनको फोकस करना चाहिए. अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी हम लोगों को कितना फियर रहता है इस चीज का कि हमने पढ़ाई तो कर ली, 4 साल की पढ़ाई करी इंजीनियरिंग, उसके बाद नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, ये आप सबको रहता है ना
कि फाइनल ईयर के बाद हमारी जॉब लग जाएगी कि नहीं। यही चीज अगर इस तरह से गवर्नमेंट हमारा प्लान करे कि एवरीबडी जो क्लियर करता है, पास करता है एक डिग्री, उसको जॉब उसके परसेंटेज या उसके मार्क्स या उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा, तो हम लोग थोड़ा लेस प्रेशराइज्ड फील करेंगे ना। आप लोग फील करेंगे ना लेस प्रेशराइज्ड कि हाँ हमारी तो जॉब ऑलमोस्ट कंफर्मेशन है ही, क्योंकि मार्केट में इतनी जॉब्स हैं, जितनी हम लोगों के पास जितनी सप्लाई है क्वालिफिकेशन की या क्वालिफाइड लोगों की, उतने जॉब्स नहीं है हमारे पास। जॉब्स की सप्लाई उतनी मार्केट में है ही नहीं, तो जॉब्स कम है और लोग ज्यादा है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है। सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ये मिनिमम गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि मिनिमम हेल्थ जो है एटलीस्ट आदमी हेल्दी रहे। ये भी एक जरूरत की चीज है कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया का एटलीस्ट ये फियर नहीं होना चाहिए कि कल को उसको खुदा ना खास्ता कोई बहुत बहुत मेजर डिजीज हो गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके पास अगर पैसे नहीं तो इलाज तो कराएगा नहीं, कोई और ऑप्शन है नहीं, उसको मरना ही पड़ेगा। तो एक बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है ना, रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद आता है हेल्थ। ये चीज जरूर से हमको इस तरीके से प्लान करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, ये सब कुछ कि हमारे सिटीजन्स को मिले। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत, अब गांव को हम एकदम से तो शहर नहीं बना देंगे, पूरे देश को हम एकदम से तो अमेरिका नहीं बना देंगे, लेकिन जो जिस भी लेवल पे जहां पर भी हम हैं, एटलीस्ट सिस्टम को बेटर करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। अब गांव है तो गांव में पंचायत होती है, उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में पंचायत रखें, या पंचायत का जो सरपंच है उसको देखें कि जो सरपंच बना हुआ है वो अच्छा क्वालिफाइड पर्सन, मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन गाँव का है कि नहीं है, या किस तरीके से बन गया, किस बेस पर बन गया है, ये सारी चीजें फोकस करना चाहिए। ये किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में है, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हम फॉर्म कर रहे हैं अपनी जो गवर्नमेंट को हम थ्रू आर वोटिंग राइट्स, जो 18 की एज का जो अटेन कर लेता है कोई भी सिटीजन 18 साल का, उसको ये राइट मिल जाता है कि वो अब वोट कर सकता है, गवर्नमेंट को फॉर्म करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। तो वो किस तरीके से हो रहा है, ये इंडियन पार्लियामेंट का, देखो प्रेसिडेंट इज द हेड फॉर इट। दो हमारे हाउसेज हैं, आपको पता है पार्लियामेंट के, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं जो अंडर आते हैं प्रेसिडेंट के। सो अल्टीमेटली द हेड ऑफ बोथ द हाउसेज इज प्रेसिडेंट, द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री इज प्रेसिडेंट, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू एस्पाउस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है वो वोटिंग राइट्स पर ही हो रहा है। अब वो वोट्स कब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, कब राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, कब किस तरह से कौन से इलेक्शंस होते हैं, तो हर जगह वोटिंग के थ्रू ही फॉर्म हो रही है गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी तरह से हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट, यानी कि डेमोक्रेसी है, ऐसा कि किसी का अपना कोई राज नहीं है कि मैंने आज मैं अगर पीएम बन गई हूँ तो आगे मेरी ही फैमिली पीएम बनती जाएगी, हर बार मेरी फैमिली में से कोई बन के, जैसे कि पहले रूल हुआ करता था राजा महाराजाओं का कि उनके ही बच्चे आगे राजा बन रहे हैं, ऐसा हुआ करता था ना। और प्रजा प्रजा ही है, तो प्रजा में से कोई कभी उठकर कुछ नहीं आकर राजा बनेगा। लेकिन ये डेमोक्रेसी कहती है कि कोई भी जो क्वालिफाइड है या जिसको वोट सबसे ज्यादा मिलेंगे वो आकर गवर्नमेंट बना सकता है, फॉर्म कर सकता है। ठीक है। where the executive branches derives its democratic legitimacy from the legislature and is also held responsible to that legislation. In the parliamentary system, the head of state is normally a different person from the head of government. तो पार्लियामेंट्री हर स्टेट का अपना अपना एक हेड होता है, हर जैसे कि प्रेसिडेंट कंट्री का हेड होता है, हर स्टेट का एक हेड गवर्नर होता है। गवर्नर के अंडर फिर नेक्स्ट आता है चीफ मिनिस्टर, जिसको हम सीएम कहते हैं। हर स्टेट का हमारा सीएम होता है, फिर डिप्टी सीएम होता है या जो भी होते हैं, उसके बाद नीचे इस तरीके से स्ट्रक्चर स्टेट का चलता है। अगर मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल लेवल पे बात करूं या पूरी कंट्री के लेवल पे बात करूं, तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के दी प्रेसिडेंट, देन उनके अंडर आते हैं दी वाइस प्रेसिडेंट, उनके अंडर आते हैं दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, देन प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं होम मिनिस्टर एंड सो ऑन। इस तरीके से फिर सारे गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स उनके अंडर आते हैं, और ये पूरा एक तरीके से ट्री है या स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट की फॉर्म का। ठीक है, इज दैट क्लियर? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी से क्या मतलब है, जुडिशरी से आप लोग क्या समझते हैं? जुडिशरी इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ, हम कानून की बात जब कर रहे हैं तो वो जुडिशरी होती है। अब जुडिशरी का यानी कि लॉ का, कानून का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट सरकार
में भी अगर कोई पर्सन ठीक से लॉ कानून को मैंने फॉलो नहीं करता या तोड़ता है कोई भी कानून, तो कानून उनके लिए भी बराबर ही है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट मतलब वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लॉ जो है हमारा या किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स हैं और कोर्ट्स के हर कोर्ट का अपना एक हेड होता है या जज इज द ऑफ कोर्स द हेड हु इज द फाइनल अथॉरिटी, जो डिसीजन सुनाते भी हैं। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बताता है कि हमारे देश का जो संविधान है, संविधान ये बताता है कि लॉ जो है वो अलग है और इंडिपेंडेंटली काम करेगा, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेगा। कि मतलब अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हूँ और मैं ये कहूंगी कि नहीं मैं तो कुछ भी काम गलत कर सकती हूँ और मुझे कोई सजा नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि मुझे सजा होगी या नहीं होगी, क्या मेरा फॉल्ट है, उसके क्या क्राइम है, क्या क्राइम नहीं भी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या मेरी पनिशमेंट होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से जुडिशरी जो है, ये आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स हैं हमारे पास, हर लेवल पे कोर्ट्स हैं हमारे पास, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही आता है, जो हर शहर में होता है, शहर के लेवल पे एक कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हम अगर कभी भी कुछ हमें कोर्ट में जाना है, कुछ स्टार्ट करना है, तो हमें पहले एक लॉयर को लेना पड़ेगा जिसके पास एक लॉ की प्रॉपर डिग्री होगी, जो लॉ जानता होगा, कानून जिसने पढ़ा है, और उसके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगा उस चीज का, और वो एक एडवोकेट होगा, बार काउंसिल का मेंबर होगा। वो पर्सन हमें हेल्प कर सकता है स्टार्ट करने में कोई भी केस। तो एक एडवोकेट के पास अथॉरिटी है कि वो हर तरीके से अपना मतलब लेटर ड्राफ्टिंग होता है या कोई भी केस है उससे रिलेटेड, कुछ हमें किसी को कुछ मैसेज भेजना है रिटन में, तो वो एडवोकेट ही भेज सकता है अगर हम लॉ की बात कर रहे हैं तो। क्योंकि मैं अगर किसी के पास कोई डिग्री नहीं है लॉ की, तो हम लोग अपना केस चाहकर भी खुद कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जो किसके पास होती है, एडवोकेट्स के पास होती है या लॉयर्स के पास होती है। तो हम लॉयर को अप्रोच करेंगे, लॉयर अकॉर्डिंगली अप्रोच करेगा कि कौन से कोर्ट में सबसे पहले उनको अप्रोच करना है। सिविल कोर्ट होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल को पहले हम वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो केस है वो क्या है, वो सिविल केस है या किसी का मर्डर हुआ है तो वो क्रिमिनल केस है, या अगर किसी कस्टमर को सपोज किसी ने उसको कुछ पैसे का नुकसान हो गया, किसी कंपनी ने उससे एक्स्ट्रा पैसा लूट लिया है कुछ है, तो वो कौन सा केस है, वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा फिर वो केस। तो पहले हम वो एडवोकेट आइडेंटिफाई करेगा कौन से कोर्ट का केस है, और फिर वो उसको आगे आगे इस तरीके से लेके जाता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में पहले हियरिंग होती है, हियरिंग बोलते हैं हम, कोर्ट की हियरिंग होती है, सुनवाई जिसे बोलते हैं, कोर्ट की डेट पर सुनवाई होती है, जिसमें कि दोनों पार्टीज के लॉयर्स अपना अपना जो भी है उनको अपने पॉइंट्स रखने होते हैं, पॉइंट्स के साथ उनको अपने प्रूफ्स भी देने होते हैं, जो वो कह रहे हैं उसको सबूत भी देना पड़ता है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, प्रूफ भी करना पड़ता है। सिर्फ सबूतों पर ही डिसीजन लिया जाता है, किसी के कहने पर डिसीजन नहीं होगा कि मैंने बोल दिया ऐसा हुआ है तो ऐसा हुआ है, वो हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा, पेपर पे प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ तो मुझे अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी, डिग्री के बिना मैं कितना भी बोलती रहूँ तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज को, एटलीस्ट कोर्ट तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है शहर, शहर के लेवल पे कोर्ट होता है। अगर उस कोर्ट से मेरा डिसीजन हो चुका है और मुझे फिर भी उस डिसीजन पे कुछ प्रॉब्लम लगता है कि ये ठीक नहीं है, कोर्ट का डिसीजन मेरे हक में नहीं आया, तो हम इससे ऊपर वाले कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में। इसके नेक्स्ट वाला लेवल आप थर्ड जो देख रहे हैं कॉलम व्हाइट में, वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट क्या क्या करता है, ये लोअर कोर्ट्स की जो भी केस है उनको अपील करता है। जो भी कोई अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अनसेटिस्फाइड कंज्यूमर्स हैं या अनसेटिस्फाइड पीपल हैं, वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं कि ये मेरे को डिसीजन मिला, मेरा ये केस था, ये चीज़ें मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको रीलुक करो। और फिर अगर हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे देते हैं, कोर्ट्स की डेट्स चलती हैं कई बहुत, जो भी टाइम तक होता है, जब तक भी सुनवाई होती है, उसके बाद एक फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट भी देता है कि दिस इज व्हाट इट इज। हमें फिर से एक राइट है कि अगर हमें फिर से भी वो चीज़ नहीं समझ में आई कि वो डिसीजन ठीक हुआ है नहीं हुआ है, तो हमारे पास फिर फुल राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। हर कोर्ट का अपना अपना जज होता है, जज के लिए एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन होती है, जो अगर आप पूरी करोगे तो ही आप बन सकते हो, वरना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट, जो कि किसी भी केस का डिसीजन सुनाता है सब हियरिंग्स के बाद सुप्रीम कोर्ट में, और वो डिसीजन इस देश में एटलीस्ट फाइनल हो जाता है। हमारी कंट्री में उसका डिसीजन वो फाइनल होता है, उसके बाद हम आगे कहीं और नहीं जा सकते हैं देश के अंदर।
इंटरनेशनल कोर्ट्स भी होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं सेटिस्फेक्शन मिलता है या लगता है कि ठीक नहीं है, तो फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकते हैं, जो कि एक एसोसिएशन है, सारी कंट्रीज का अकाउंट होता है वहाँ पे या जो भी है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर भी इसको कर सकते हैं अपना। फाइनल इज अडल्ट सफराज। अडल्ट सफराज सिंपल, जैसा अडल्ट एक नाम है, अडल्ट का मतलब बड़ा एक पर्सन जो कि किड नहीं है, वो पर्सन। तो अडल्ट सफराज एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये है, इसमें ये है कि 18 साल से उम्र के जो बड़े हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी कलर क्रीड के हैं, किसी भी जेंडर का है, किसी भी इनकम ग्रुप का है, चाहे वो 2000 रुपये महीना कमाता है, चाहे वो 2 लाख रुपए महीना कमाता है, कोई भी जेंडर, किसी भी लेवल का पर्सन है, अगर उसने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए और वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो वो उसके पास कंप्लीट राइट है कि वो अपना वोटिंग राइट उसके पास मिल जाए। दिस इज व्हाट अडल्ट सफराज इज। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स वोटिंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस फॉर ऑल पीपल। और ये राइट जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एडल्ट सिटीजन्स के पास है। किसी और देश का आदमी, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, वो आकर यहाँ पर वोट नहीं कर सकता। अब वो चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प ही क्यों ना हो, इफ ही वुड वांट टू वोट इन इंडिया, ही कैन नॉट डू दैट बिकॉज ही डज नॉट हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, फर्स्ट थिंग, which is the basic requirement to vote in the country, to vote in our country. हर कंट्री में अपने अपने रूल्स हैं। हमारे देश का ये रूल है कि 18 साल से उम्र अगर हो गई है, सिर्फ एक यही रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम लोगों को राइट मिल जाता है वोट करने का और अपनी गवर्नमेंट को चूज करना है कि कौन हम पर रूल करेगा। एक्चुअली में गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट की कोई इनकम तो है नहीं, हमारी इनकम से ही कुछ पार्ट डिडक्ट होकर टैक्सेस गवर्नमेंट की इनकम बनती है, तो हमारे से ही पैसा लेकर और हम ही डिसाइड करते हैं कि वो कौन करेगा काम से ये देश चल रहा है। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल्स, बेसिक जो फीचर्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। किसी को कुछ इसमें इश्यूज हैं तो मुझे बताइए। 1 मिनट का टाइम और है, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको ये प्रेजेंटेशन का PDF ग्रुप में भेज देती हूँ अभी, और आप लोग इसको अपने नोट्स के तौर पर सेव करके रख सकते हैं। प्रिंट चाहते हैं तो प्रिंट, सॉफ्ट कॉपी में चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। कैन यू गाइज हियर मी? किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे प्लीज बताइए। किसी ने अभी ज्वाइन करा है? नो मैम, समझ गए। ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू दीपांशु। आई होप कि इट इज क्लियर टू एवरीबडी। किसी को कुछ भी क्वेश्चन फिर भी है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन मैसेज और कॉल। यू ऑल हैव माय नंबर, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लोग मंडे कनेक्ट करेंगे अब एज पर द टाइम शेड्यूल। गुड बाय। बाय मैम।